मैं कॉन्फिडेंस में मैं कुछ चीजें शेयर करता हूं कि 4 अप्रैल को जब हम लोग बैठे, हमें कोई नहीं जानता था, 4 आदमी नहीं थे हमारे पीछे। ये तो अब थोड़ा बहुत लोग देश में जानने लग गए। 4 अप्रैल की तैयारी के लिए जब मैं, मनीष सिसोदिया, हमारी टीम बैठी, हम लोगों ने तैयारी की, भाई कल से आंदोलन करना है, 500 लोग आ जाएंगे कि हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे यार बड़ी तैयारी की है, 500 लोग आ जाएंगे, इज्जत तो नहीं लुट जाएगी। हमारी ये हालत थी, हम इतने छोटे से लोग हैं, इतने मामूली लोग हैं हम लोग, इतने आम आदमी हैं हम लोग। तो 4 अप्रैल को जब बैठे और 9 अप्रैल तक 5 दिन के अंदर ऐसे लगा जैसे सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। वो हमारी वजह से थोड़ी हुआ, वो केजरीवाल की वजह से नहीं हुआ, वो केवल अन्ना जी की वजह से नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले की अलौकिक चमत्कार था, कुछ ना कुछ तो हुआ प्रकृति का कि 4 अप्रैल को बैठे। और उसके बाद क्या मांग थी? एक छोटी सी मांग थी, ये लोकपाल बिल बना दो। उन्होंने फिर रचा है वो षड्यंत्र रचा और एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 16 अगस्त को फिर बैठना था धरने पे रामलीला मैदान में, और फिर ये अलौकिक चमत्कार हुआ, भगवान ने उनको कुछ सुबुद्धि दिया, कुबुद्धि दी कि उन्होंने अन्ना को गिरफ्तार कर लिया। ये भी उनके दिमाग में उनको कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल समझ, जो वो देख चुके थे कि अन्ना की कितनी ताकत है 4 अप्रैल को, तो क्यों गिरफ्तार किया उन्होंने 16 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। तो जो नहीं करना था वो भी हो गया, अपने आप ही सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। तो कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई, कुछ ना कुछ तो वो ऊपर वाले का अलौकिक चमत्कार की, कहते हैं अगस्त क्रांति हुई और आजादी के बाद की सबसे बड़ी क्रांति बताते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं तो, मेरी तो उम्र छोटी है, इतना मैंने इतिहास देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी क्रांति भारत के, आजाद भारत के इतिहास में हुई। और उसके बाद फिर इन्होंने माना नहीं, बोले नहीं मानते तुम्हारा लोकपाल बिल, और चैलेंज करने लगे, लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल चाहिए। तो हमने कहा जी हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम बहुत छोटे लोग हैं, माफ कर दो, हमने कभी मिडिल क्लास से परिवार से हैं जी, जैसे आम मिडिल क्लास के परिवार में क्या धारणा है कि पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाता, गंदी गुंडों की बात, गुंडों की चीज है, कभी मत जाओ पॉलिटिक्स में, यही सोचता है एक आम आदमी। कोई किसी भी आम आदमी के पूछो बस बेटे को क्या बनाओगे, कोई नहीं कहता पॉलिटिक्स में भेजूंगा, तो कहेंगे इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। हमारे माँ बाप भी कभी भी नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में जाए, बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, दे देता 5 गाँव, क्या हो जाता, महाभारत होती नहीं। अब ये लोकपाल बिल बना देते उस टाइम, क्या हो जाता, आज ये दिन ना देखने पड़ते उनको। फिर हमने पार्टी बनाई, जब पार्टी बनाई पूरा मीडिया, सारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सब लोग ये कह रहे थे कि ये सारे, अरे पार्टी ऐसे थोड़ी बन जाती है, इनके पास ना पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास ना पैसा ना आदमी, कुछ नहीं था हमारे पास, फक्कड़ आदमी थे हम, अभी भी फक्कड़ है हमारे। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज रूलिंग पार्टी है हमारी दिल्ली में, 67 सीट, हमारी 1 साल हो गया सरकार चलाते। आज हमारी पार्टी के अकाउंट में मुझे नहीं लगता 50 लाख रुपए भी पड़े हैं, तनख्वाह देने को पैसे नहीं हो सकेगा, खाते में चल रहे हैं हमारे, कर्जा चढ़ा पड़ा है, कई बार पैम्फलेट छपवा लेते हैं तो वो भी सामने घर आके खड़ा हो जाता है। तो वो पार्टी बनाई, सारों ने कहा कि ये सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए शायद, बाकियों की तो जमानत जब्त होगी। उसके बाद 28 सीट आ गई, ये भी भारत के इतिहास में अजूबा था, नई पार्टी बनी, 1 साल के अंदर पार्टी बनी और 1 साल के अंदर 28 सीट आ गई, कभी नहीं हुआ था, ये भी कोई ना कोई अलौकिक चमत्कार। मैं ये सारी घटनाएं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो इस देश के अंदर घटित हो रहा है, जो ये मेरा मन कहता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो वो 28 सीट आ गई और फिर कुदरत ने ऐसा खेल खेला, इन्होंने, कांग्रेसियों ने सोचा हम इनको फंसा देंगे। अगले दिन जिस दिन 28 सीट आई, कांग्रेस ने स्टेटमेंट दे दिया हम इनका बाहर से समर्थन करने को तैयार है, संभालें ये सत्ता। हमने भी संभाल ली, इनको लगा था ये नहीं मानेंगे, हमने भी संभाल ली। हमने जनता से पूछा, पूरी दिल्ली में हमने रेफरेंडम कराया, जनता बोली ले लो, हम बन गए मुख्यमंत्री। तो वे मुख्यमंत्री बन गए, ये भी पहली बार हुआ कुछ ना कुछ ऊपर। और 49 दिन की वो जो सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार ने दिल्ली वालों के अंदर एक सपना जगा दिया
49 दिन की सरकार में ऐसा डंडा चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसा डंडा चलाया कि 49 दिन में आज भी लोग याद करते हैं जी पैसा नहीं लेते थे। ये पंजाब से बहुत ट्रक जाते हैं दिल्ली, वो पंजाब के भी बहुत सारे ट्रक ड्राइवर मिलते हैं, वो कहते हैं जी वो हर चौराहे पे पैसा देना पड़ता था पहले, 49 दिन में एक पैसा हम लोगों को नहीं देना पड़ा, किसी की हिम्मत नहीं। उसका कारण यह था एंटी करप्शन ब्रांच होती थी एक, एंटी करप्शन ब्रांच को मैंने सबसे ज्यादा हमने इस्तेमाल किया। एक एसएमएस भी मेरे पास आ जाता था और मेरा नंबर कई लोगों में घूमता रहता है, कोई भी एसएमएस कर देता है, हर एसएमएस पे मैं एक्शन लेता हूँ। एक एसएमएस कहीं आ जाता था कि इसने पैसे मांगे, उसको अगले दिन अरेस्ट करा लेते, सबूत थोड़ा बहुत सबूत होता था, अरेस्ट करा लेते थे। 49 दिन के अंदर कई अधिकारियों को उठा के जेल भेज दिया। मैसेज चला गया कि अब रिश्वत नहीं मांगनी, अब अगर रिश्वत मांगी तो खैर नहीं। और बड़े बड़े मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर दिया, कभी बाय नेम, एफआईआर में उनका नाम है। वो हमारी एंटी करप्शन वाले यूं घिघी बन रही थी, कहते हैं जी मैंने फिर फाइल के ऊपर मैंने नोट बनवाया, मैंने खुद साइन किए फाइल के ऊपर, मुख्यमंत्री ने साइन किए और उस पर लिखा रजिस्टर एफआईआर बाय नेम अगेंस्ट दिस। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच में मोइली साहब के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ और 3-4 और ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई केजी बेसिन केस। तो पहली बार इस देश के अंदर मुकेश अंबानी के खिलाफ रखा, तो सारे हमारे खिलाफ हो गए, ये पॉलिटिशियन भी हो गए, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गए, सारे हमारे खिलाफ हो गए। उसके बाद जब हमने इस्तीफा दिया, लोकसभा चुनाव में हारे, सब लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया था। सब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये जीतेंगे भी, किसी की उम्मीद भी नहीं थी जीतेंगे। और 70 में से 67 सीट आ गई। ये केवल भारत नहीं बताते, दुनिया भर में आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। 55% वोट। जब इंदिरा गांधी जी मरी थी और राजीव गांधी जी का जब प्राइम मिनिस्टर बना थे, उस टाइम भी उनको 47% वोट मिला था। ये 55% वोट, ये भी कोई ना कोई अलौकिक चमत्कार था, हमारी वजह से नहीं हुआ। ये कुछ ना कुछ कुदरती शक्तियां हैं कि एक तरफ देश गर्त में जा रहा है और दूसरी तरफ प्रकृति अपने सारे चमत्कार करती जा रही है और जनता जुड़ती जा रही है, अपने आप जुड़ती जा रही है। एक सैलाब आ रहा है पूरे देश के अंदर, अपने आप जुड़ती जा रही है। तो जीत तो गए, 70 में से 67 सीट आ गई। अब जैसा भाई साहब ने कहा कि सत्ता में आने के बाद असली खेल शुरू होता है, उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जो हमने कहा उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि इतने मंत्री, इतने एमएलए, इतने पार्टी वर्कर, कहीं कोई कुछ गड़बड़ कर दे क्या होगा। ये बड़ा, जब रामलीला मैदान में मैंने शपथ ली थी, मैंने 2 ही चीजें कही थी कि बड़ा डर लग रहा है। 67 सीट का मतलब ये था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, जनता का विश्वास टूट जाएगा, और जनता का विश्वास टूट गया तो अगले 40 साल तक जनता किसी और पर विश्वास नहीं करेगी, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम था। और आज 1 साल के बाद मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष और फक्र हो रहा है कि 1 साल के अंदर हमने जनता के उस विश्वास को बढ़ाया ही है, उसको कम नहीं होने दिया अपने। जैसा भाई साहब ने अभी बताया, एक दिन मेरे पास एक किसी का एसएमएस आया, कहता जी आपका मंत्री 6 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने फोन करवाया उसको तुरंत, मैंने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत है? कहता जी मेरे पास एक स्टिंग है, एक रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा भेजो अभी। उसने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने और मनीष ने वो रिकॉर्डिंग सुनी। शुक्रवार की शाम की बात थी, मैंने और मनीष ने रिकॉर्डिंग, अभी किसी मीडिया वाले के पास नहीं थी, और वो जिसने भेजी वो वॉलंटियर था। हमारे वॉलंटियर जो है ना, ये बड़े पागल किस्म के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा मंत्रियों पे नजर रखते हैं। सारा कुछ छोड़ छाड़ के सब अपना फक्कड़पने में जीते हैं। किसी ने अपनी दुकान बंद कर दी, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये वॉलंटियर हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो उस वॉलंटियर ने भेजे, वॉलंटियर ने मेरे को ये भी कहा फोन पे, कहते सर मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा, अगर आपको लगता है पॉलिटिकली मुश्किल होगा, मैं इसको किसी और को नहीं दिखाऊंगा, बस आपको मैं भेज रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा आसान था उसको रफा दफा कर देना, मेरे लिए बड़ा आसान था उसको खत्म कर देना। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्षी दल वालों को, बीजेपी कांग्रेस वालों को भी नहीं पता था किसी को। हम दोनों ने उसको देखा और अगले दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया। और केवल बाहर नहीं किया, मैंने खुद रिपोर्ट बना के उसको रिकॉर्डिंग को अटैच करके सीबीआई को भेज दिया। मैंने कहा अरेस्ट कर लो इसको। उसको अरेस्ट नहीं करते सीबीआई वाले,
मेरे ऊपर रेड कराते हैं। उसका मैंने स्टिंग भेजा, सब कुछ भेजा, मैंने कहा गिरफ्तार करो उसको नहीं गिरफ्तार करते, मेरे ऊपर रेड कराते हैं उनको, तो पूरे देश में मैं ही भ्रष्टाचारी मिलाएंगे। तो ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, बिना किसी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, एक तो जनता का भरोसा बढ़ा, एक हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी में और पूरे पार्टी में मैसेज चला गया कि छोड़ने वाला नहीं है केजरीवाल, अगर मंत्री भी मिला तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, अगर मेरा बेटा भी कल को भ्रष्टाचार करते हुए मिला उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने ये सोचा था, जैसे मैंने बताया 49 दिन में हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी, इस बार जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया। हमारे पास पुलिस नहीं है वहां पे, इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के, सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। क्या आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के कब्जा किया हो? ये भी भारत के इतिहास में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है तो और क्या है? हमारे होम डिपार्टमेंट के ऊपर जिस कमरे में मैं बैठता हूं, मेरी 3 मंजिल ऊपर मेरा होम डिपार्टमेंट है, वहां पे केंद्र सरकार ने पुलिस भेज के हमारे होम डिपार्टमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। हमने कहा करने दो इनको जो करना है, देखते हैं। तो वो एंटी करप्शन ब्रांच में कब्जा कर लिया। मैं अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को, लेकिन जरा सा किसी का आता है, एसएमएस आता है कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको मैं सस्पेंड कर देता हूँ और नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। तो भ्रष्टाचार में कमी आई है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। पंजाब में जब सरकार बनेगी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो एंटी करप्शन अपनी है। वहां पे सीआरपी हम नहीं दे सकते, वहां पंजाब पुलिस भी अपनी है, वहां पे केंद्र सरकार कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। और पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे काम किए, लोगों को बहुत सारे हम लोगों ने वादे किए थे। उसमें भी जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, हमने सरकार तो चलाई नहीं थी कभी, मैनिफेस्टो बना रहे थे तो एक भावना के साथ मैनिफेस्टो बनाया था। हमने कहा बिजली के बिल आधे कर देंगे। जब सरकार में बने हमने काफी कैलकुलेशन वगैरह करी और बिजली के बिल हम आधे कर पाए। 1 महीने के अंदर हम लोगों ने बिजली के रेट दिल्ली के अंदर आधे कर दिए। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जब मैं मुख्यमंत्री बना, पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी, और आज पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश छोड़ के सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। हमें ये लगता था ये बिजली कंपनियां प्राइवेट है, दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियां, ये बिजली कंपनियां बड़ा घपला कर रही हैं। बाहर जब थे एक्टिविस्ट थे तो बड़ा लगता था। हमने आने के बाद हमारी अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने हिम्मत दिखाई कि इन बिजली कंपनियों को ऑडिट कराओ। क्यों? हम उनसे मिले हुए तो थे नहीं, तो मिले रहते थे उन बिजली कंपनियों के साथ। हमने ऑडिट कराया, हाईकोर्ट में किसी वजह से वो उल्टा जजमेंट आ गया, नहीं तो जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक में आई, सीएजी ने ऑडिट पूरा कर लिया था, 3-4 महीने पहले पूरा कर लिया था। बाद में हाईकोर्ट ने उसको ऑडिट रिपोर्ट को कहा भाई सीएजी की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है आपका, ऐसा कुछ बोला। उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साफ आया कि 8,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों ने घपला किया है। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट भी लागू हो जाती तो मैंने तो आधे ही करे थे, वो चौथाई हो जाते फिर दिल्ली के अंदर। मैं आपको घपले का वो बता रहा हूँ, स्कोप कितना, किस लेवल पे घपले हो रहे हैं इस देश के अंदर, जो आम आदमी को पता ही नहीं चलते। हम लोगों ने अभी दिल्ली के अंदर, आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। हमने उनको चिट्ठी लिखी, फीस बढ़ाई तो देख लेना, फीस नहीं बढ़ाने देंगे, और उन्होंने फीस वापस ले ली। और फीस वापस लेके जिन लोगों से पेरेंट्स से फीस बढ़ा के ली थी उनकी फीस वापस कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर। कभी सुना है देश के? पहली चीज तो प्राइवेट स्कूलों को सरकारें कभी लिखती ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल बड़े पावरफुल होते हैं जी, गलत तो नहीं कह रहा, बड़ी इनकी सेटिंग होती है। और दिल्ली का मीडिया, पंजाब का मीडिया तो फिर भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक है हम लोगों के, लेकिन दिल्ली का मीडिया तो कसर नहीं छोड़ता हमारी ऐसी तैसी करने में। तो दिल्ली के मीडिया ने भी वहां जाके मोहल्ला क्लिनिक देखा, उन्होंने भी तारीफ करी, इसका मतलब अच्छा ही होगा। तो वो मोहल्ला क्लिनिक जो हमने बनाया, पहले डिस्पेंसरी दिल्ली में बना करती थी, 5 करोड़ की डिस्पेंसरी बना करती